देखो, लास्ट टाइम पे मैंने आपसे कहा था कि हम लोग लास्ट की कुछ चीजें, कुछ ग्राफ्स हैं वो पढ़ेंगे और चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। देखो, वैसे तो तुम्हें आइडिया हो गया है कि हमारे पास किस क्वांटिटी का ग्राफ कैसे पढ़ा जाता है, पर कुछ कॉमन ग्राफ्स हैं जो हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना? उन कॉमन ग्राफ्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक बहुत कॉमन ग्राफ है जो हमसे इस चैप्टर में पूछा जाता है। वो है ग्राफ बिटवीन लॉग डेल्टा एम वर्सेस लॉग टी। देखो, बहुत आसान सी चीज़ है। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो हमें पता है कि लेमडा एम हमारे पास बी अपॉन कैपिटल टी है। ठीक। आप लॉग लोगे तो उसे क्या लिखोगे? आप इसे लिखेंगे लॉग डेल्टा एम लॉग बी माइनस लॉग टी। क्यों भाई? यही तो बनाएंगे। या आप ऐसे कह सकते हैं लॉग डेल्टा एम इज इक्वल्स टू माइनस लॉग टी प्लस लॉग बी। तो अगर आप इनकी वैल्यूज की बात करें तो इनकी वैल्यूज से आप ग्राफ बना सकते हो भाई। क्यों भाई? ग्राफ कैसा बनेगा? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक। तो इस जगह पे अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन है, और वो स्ट्रेट लाइन लॉग डेल्टा एम और लॉग टी के बीच में अगर बनाई जाए तो हमारे पास कह सकते हो इस जगह पे एक बार जब लेमडा एम की वैल्यू जीरो तो लॉग टी की वैल्यू लॉग बी के बराबर। ठीक है ना? और कोई दिक्कत भाई? बात समझ में आ रही है? जब हमारे पास क्या यही वाली लाइन बनेगी ऐसे? बताइए। हाँ जी। सेम तरीके से हम लोग कह सकते हैं ग्राफ बिटवीन लॉग ई वर्सेस लॉग टी। देखो, तुमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है कि ई हमारे पास सिग्मा टी की पावर 4 होता है। अगर तुम यहाँ पर लॉग लो तो ये हो जाएगा लॉग ई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ सिग्मा प्लस 4 लॉग टी। बताओ भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? और अगर तुम यहाँ पे ग्राफ बनाना चाहते हो, ठीक है ना, अगर तुम यहाँ पे ग्राफ बनाना चाहते हो तो आप इसे लिख पाएंगे लॉग ई फोर लॉग टी प्लस लॉग ऑफ सिग्मा। ठीक। तो अगर मैं यहाँ पर इसका ग्राफ बनाऊं, बताओ भाई, तो आपके पास कैसा ग्राफ बनेगा? हमारे पास इधर हम ले रहे हैं लॉग ई, यहाँ पर हम ले रहे हैं लॉग टी। जब लॉग टी वाला फैक्टर जीरो है तो ये आपके पास लॉग सिग्मा के बराबर है। ठीक है?
और जब आपके पास कह सकते हो और जब आपके पास ये वाला फैक्टर 0 है, ठीक है ना, तो आपके पास log t की वैल्यू कितनी है? अब log ही 0 कर रहे हो तो log t आपके पास ये है माइनस log सिग्मा बाई 4। क्यों भाई, कोई दिक्कत? तो आपके पास जो लाइन जा रही होगी वो इस तरीके से जा रही होगी। समझ में आ गया सब लोगों को भाई? कोई दिक्कत है? ये ग्राफ्स क्लियर हुए आप लोगों को? देख लो भाई, कोई परेशानी हो तो बोलो। तो आप इस तरीके से इसके ग्राफ्स बना सकते हैं अगर हमें जरूरत पड़े तो। अच्छा, हमारे पास एक चीज और है जिसको हम सीख लेते हैं, मतलब पहले कुछ सालों पहले, मतलब एंट्रेंसेस में, कंपटीशन में रेडिएशन के थ्योरेटिकल सवालों में पूछा गया है। ठीक है ना, बहुत छोटी सी बात है, याद कर लेते हैं अब, क्योंकि असल में बात क्या है कि एज इन स्पेसिफिक इसका नाम सिलेबस में नहीं है, पर बहुत रेडिएशन की बहुत आसान सी चीज है, तो इसको समझ लेते हैं, हमारे काम आएगा। फ्रॉनहोफर्स लाइंस, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे फ्रॉनहोफर्स लाइन की, तो आपके पास फ्रॉनहोफर्स लाइन क्या है? देखो, होता क्या है कि अगर आप स्पेक्ट्रम ऑफ सन को देखें, तो हमारे पास स्पेक्ट्रम ऑफ सन में आप एक चीज को ध्यान दो तो आपको समझ में आएगा कि हमारे सन के पास दो सेक्शंस हैं। हमारा जो सन है वो दो सेक्शन से मिलकर बना है, ठीक है ना। जो हमारा सन है वो दो सेक्शन से मिलकर बना है। जो हमारे पास अंदर वाला सेक्शन है उसे हम कहते हैं फोटोस्फीयर। देखो, मतलब वैसे ये तरीका तो कहने का गलत है, पर रटवाने के लिए बता रहा हूँ। अंदर से मान लो कह सकते हो कि सारे फोटॉन्स अंदर से आते हैं, तो अंदर होता है फोटोस्फीयर 10⁻⁷। ऐसी बाहर जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 6000 केल्विन के अराउंड होता है, और इसे हम कहते हैं क्रोमोस्फियर। अंदर वाला फोटो, बाहर वाला क्रोमो। बाहर वाले को हम कहते हैं क्रोमोस्फियर। अब एक चीज देखो, कहने का मतलब यहां पर क्या है, ये Na, ये K, कुछ आयंस का ज्यादा होते हैं बाहर वाले रीजन में। तो फ्रॉनहोफर्स लाइन क्या है? एक्चुअली फ्रॉनहोफर्स लाइन आप कह सकते हो कि हमारे पास दीज आर द डार्क लाइंस ऑब्जर्व्ड इन स्पेक्ट्रम ऑफ सन। फ्रॉनहोफर्स लाइन क्या है? डार्क लाइंस ऑब्जर्व्ड इन स्पेक्ट्रम ऑफ सन, उनको हम कहते हैं, कह सकते हो, फ्रॉनहोफर्स लाइन। इनमें होता क्या है? देखो, होता ये है कि ये कहा जाता है कि देखो, हर बॉडी का अपना अपना टेम्परेचर, उस टेम्परेचर के हिसाब से अपना अपना रेडिएशन। तो ये कहा गया कि जो रेडिएशन फोटोस्फीयर से आना चाहता है, जो रेडिएशन फोटोस्फीयर से आना चाहता है टुवर्ड्स अर्थ, ठीक है ना, जो रेडिएशन फोटोस्फीयर से आना चाहता है टुवर्ड्स अर्थ,
वैसे ये आएगा तो पैरेलल ही, ठीक है ना। जो रेडिएशन फोटोस्फीयर से अर्थ की तरफ आना चाहता है, उस रेडिएशन में हम ये देख रहे हैं, जिसे मान लो हम इसको अर्थ पे रिसीव कर रहे हैं, तो कुछ वेवलेंथ मिस हो गई। जो रिसीव हो गई वो ब्राइट, जो रिसीव नहीं हुई वो डार्क, जो रिसीव हो गई वो ब्राइट, जो रिसीव नहीं हुई वो डार्क, जो रिसीव हो गई वो ब्राइट। तो ये जो कह सकते हो कि कुछ कुछ रेडिएशंस जो हमें नहीं मिले, जब अर्थ का रेडिएशन अर्थ की तरफ आ रहा था, ठीक है ना, जब अर्थ का रेडिएशन, सॉरी सन का रेडिएशन अर्थ की तरफ आ रहा था, जो फोटोस्फीयर से जो रेज निकली, तो कह सकते हो रेडिएशन ऑफ फोटोस्फीयर is absorbed by Na, K and Ca ions present at chromosphere। और इसकी वजह से हमें क्या दिखाई देता है, इसकी वजह से हमें वहां पर कह सकते हो कि डार्क लाइंस दिखाई देते हैं, ठीक है ना, हमें डार्क लाइंस दिखाई देते हैं और कुछ नहीं। एक जनरल उसमें ये कहा जाता है कि आप ये कह सकते हो, इस ओवरऑल प्रॉपर्टी के बेसिस पर हमने ये ऑब्जर्व करा है कि नॉर्मल कंडीशन पे नंबर ऑफ डार्क लाइंस और नंबर ऑफ ब्राइट लाइंस एक दूसरे के बराबर होती है। मतलब जो क्रोमोस्फियर का रेडिएशन है, उस क्रोमोस्फियर के रेडिएशन में नंबर ऑफ डार्क और नंबर ऑफ ब्राइट एक दूसरे के बराबर होता है। और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि भाई क्रोमोस्फियर फोटोस्फियर से आने वाले रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो वो एक अच्छा एब्जॉर्बर है। अगर एक अच्छा एब्जॉर्बर है तो एक अच्छा एमिटर भी होगा। क्रोमोस्फियर इज गुड एब्जॉर्बर और साथ ही साथ गुड एमिटर, ठीक है भाई। अच्छा, अब एक मतलब मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं, याद रखना है। हम लोगों ने एक चीज सुनी होती है जिसे हम कहते हैं सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स में क्या होता है? सोलर एक्लिप्स में हम जानते हैं कि मून कम्स इन बिटवीन ऑफ अर्थ एंड सन। तो वो मेन चीज याद रखनी है कि सोलर इक्लिप्स हमारे लिए, जैसा हमने सुना है लोगों से, अच्छा होता है, खराब होता है, जो भी होता है, हमें वो सारी बातें तो यहाँ नहीं पढ़नी है। हमें तो साइंटिफिक तरीका पढ़ना है कि क्या है सोलर इक्लिप्स। तो सोलर इक्लिप्स साइंटिफिकली क्या है? सोलर इक्लिप्स साइंटिफिकली सिर्फ इतनी सी बात है कि जो हमारे पास अर्थ और सन है, इसके बीच में आ जाता है मून, और इसकी वजह से हम किस चीज को सोलर इक्लिप्स कहते हैं? जो मून है, मून स्टॉप्स रेडिएशन ऑफ फोटोस्फीयर। मून स्टॉप्स रेडिएशन ऑफ फोटोस्फीयर टू रीच अर्थ। ठीक है ना। और क्या होता है? एट सोलर एक्लिप्स ओनली रेडिएशन ऑफ क्रोमोस्फीयर रीच अर्थ। बस जितनी बातें यहाँ पे लिखवाई हैं, इनको एज इट इज याद करना है और कुछ नहीं। इन बातों को याद कर लोगे, काम चल जाएगा बस। अब इसके अलावा हमें एक बात और सीखनी है, जिसको हम लोग कहते हैं सोलर कांस्टेंट। ठीक है ना।
इसको हम लोग कहते हैं सोलर कांस्टेंट। फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वो हमारे पास सोलर कांस्टेंट क्या है? सोलर कांस्टेंट आप कह सकते हो ये इंटेंसिटी ऑफ सन है विच इज फॉलिंग ओवर अर्थ। ये कह सकते हो सोलर एनर्जी फॉलिंग ऑन अर्थ पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है ना? हमारे पास सोलर कांस्टेंट क्या है? सोलर कांस्टेंट वो एनर्जी है जो अर्थ के ऊपर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम गिर रही है। उस एनर्जी को हम सोलर एनर्जी कहते हैं जो अर्थ के ऊपर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम आती है। देखिए, समझते हैं क्या चीज है ये? आप एक बात समझो, ये हमारे पास, ठीक, ये हमारे पास है, मान लीजिए रेडियस आर का सन जिसका टेम्परेचर है टी, जिसका टेम्परेचर है टी। जो अर्थ है, जो हमारी अर्थ है, समझना ध्यान से, जो हमारे पास, जो हमारी अर्थ है, ये इस सन से, सपोज रेडियस कह सकते हो, मान लीजिए मैं कह दूं कि रेडियस ए पर है, कह सकते हो ए इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ अर्थ, या चाहो तो तुम इसे आर ओ लिख दो, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है ना? आर ओ, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ अर्थ। और यहां पर इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है हमारी अर्थ। ये है आपकी अर्थ, जहां पे मैं कह रहा हूं कि आर ई जो है ये रेडियस ऑफ अर्थ है। बताओ भाई, क्या डायग्राम में कोई तकलीफ है? डायग्राम में कोई तकलीफ हो तो आप लोग बताइए। अब एक चीज सुनो, ये जो बॉडी है, जो हमारा सन है, ये अपने से थर्मल रेडिएशन एमिट करेगा। ये अपने से थर्मल रेडिएशन एमिट करेगा। जब ये अपने से थर्मल रेडिएशन एमिट करेगा, तो जो थर्मल रेडिएशन इसने अपने से निकाला, क्या वो रेडियस ऑफ अर्थ वाले ऑर्बिट से भी पास होगा? रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ अर्थ से ही पास होगा। हाँ भाई, तो आप कह सकते हो ई एमिटेड बाय सन। तो अगर तुम ई ऑफ सन लिखोगे तो ई ऑफ सन आएगी सिग्मा टी की पावर 4, या कह सकते हो डी क्यू बाई डी टी ऑफ सन जो होगा वो होगा सिग्मा 4 पाई, तुम चाहो तो इसको एस लिख दो और अच्छा रहेगा, 4 पाई आर एस स्क्वायर टी की पावर 4। बोलो भाई, क्या जो एनर्जी सन एमिट कर रहा है पर सेकंड, मान लो जो भी वॉट, जितने भी वॉट्स में होगा, जितने भी वॉट्स में सन की एनर्जी होगी, क्या वो 4 पाई आर एस स्क्वायर टी की पावर 4 होगी? हाँ जी, डिसाइड कर लो भाई।
ठीक है ना। ये बताओ, जो अर्थ का सरफेस है, सॉरी जो सन का सरफेस है, सन के सरफेस की इंटेंसिटी सिग्मा टी के पावर 4 है। तो जो ये हमारा ऑर्बिट है, ऑर्बिट पे क्या सेम होगा, इंटेंसिटी या डी क्यू बाई डी टी? बताओ। जो अर्थ का ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट वाला सरफेस पर देखो, जैसे सन एक स्फीयर है, ऐसे ही उसके ऑर्बिट के रेडियस से भी क्या बन रहा होगा, एक स्फीयर। क्यों भाई, ये बात समझ में आ रही है? जैसे हमारे पास सन एक स्फीयर है, ऐसे ही उसके ऑर्बिट वाले सेक्शन पर भी क्या बन रहा होगा, एक स्फीयर बन रहा होगा। तो सन वाले स्फीयर और ऑर्बिट वाले स्फीयर के लिए मुझे क्या चीज सेम लेनी चाहिए? बताओ, मुझे क्या चीज सेम लेनी चाहिए? डी क्यू बाई डी टी, बिकॉज एरिया तो दोनों का अलग अलग है ना। तो अगर आप डी क्यू बाई डी टी अपॉन इंटेंसिटी निकालोगे तो इंटेंसिटी दोनों की अलग अलग होगी, इंटेंसिटी दोनों की अलग अलग होगी, लेकिन दोनों के लिए जो चीज सेम होगी वो क्या होगा, डी क्यू बाय डी टी। बिकॉज ऐसा मानो कि अगर अर्थ ने 10 वॉट पर सेकंड निकाला, अगर अर्थ 10 वॉट पर सेकंड निकाल रही है, तो वही 10 वॉट पर सेकंड पहले छोटे एरिया से पास होगा, वही 10 वॉट पर सेकंड बाद में बड़े एरिया से पास होगा, वही 10 वॉट पर सेकंड बाद में और बड़े एरिया से पास होगा। बोलो भाई, कोई दिक्कत, पर कोई परेशानी भाई? तो हम यहाँ पे कह रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ सन इन sphere of radius, in sphere of radius equal to orbit of अर्थ। तो बताओ, क्या इस नए वाले ऑर्बिट पर इंटेंसिटी निकालने के लिए मुझे डी क्यू बाई डी टी अपॉन एरिया ऑफ ऑर्बिट करना चाहिए? मतलब ये जो नई वाली इंटेंसिटी है, ये आपके पास आ जाएगी सिग्मा 4 पाई आर एस स्क्वायर टी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 पाई आर ओ स्क्वायर। और यही इंटेंसिटी हमारे पास कहलाती है सोलर कांस्टेंट, और ये हो जाएगी सिग्मा आर एस स्क्वायर टी की पावर 4 डिवाइडेड बाई आर नॉट की पावर 4। बताओ भाई, ये बताओ, जो एनर्जी पर यूनिट एरिया इस सरफेस की होगी, क्या वही अर्थ की होगी? क्यों भाई, ये बात समझ में आ रही है? जो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इस ऑर्बिट वाले सरफेस की होगी, वही तो अर्थ पे गिर रही है। एक लॉजिकल सी बात सोचो, ये तुम्हारे पास एक प्लेट है, ये तुम्हारे पास एक प्लेट है। हमारे पास, अगर तुम इस प्लेट को देखो तो तुम्हें समझ में आएगा कि हमारे पास अगर इस प्लेट की इंटेंसिटी 1 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है, तो क्या इसके ऊपर बने हुए इस टुकड़े की इंटेंसिटी भी यही है? क्यों भाई, सही बात है ये। अगर इस पूरी प्लेट की इंटेंसिटी 1 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है, तो क्या इस टुकड़े की भी इंटेंसिटी वही है? तो सेम चीज अर्थ के साथ है, सेम चीज अर्थ के साथ है, कि मेरे पास जो अर्थ है वो उस ऑर्बिट का हिस्सा है, मेरे पास जो अर्थ है वो उस ऑर्बिट का हिस्सा है। तो जो इंटेंसिटी उस पूरे ऑर्बिट की है वही अर्थ की है, और वो हमारे पास कहलाएगा सोलर कांस्टेंट। अब देखो, हमारे पास इस सोलर कांस्टेंट की वैल्यू है 1360
वॉट पर मीटर स्क्वायर, या किसी किसी बुक में ये 1400 भी रहता है। तो दोनों ही करेक्ट है। ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू 1360 है। ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू 1360 है। लेकिन इसके अलावा ये अगर हम निकालें तो ये हमारे पास इस फॉर्म में भी और पूछा जाता है, 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। तो आपको ये सोलर कांस्टेंट की वैल्यू जो है ये आपको याद रखनी है। इस तरीके से आएगा। बताओ भाई, कोई तकलीफ हो तो बोल दो। अच्छा ये बताओ, ये तो हो गया एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अगर मैं ये बोलूं रेडियंट एनर्जी रेडियंट एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड ऑन अर्थ। बताओ भाई, अगर रेडियंट एनर्जी फॉलिंग ऑन अर्थ निकालनी है, अगर dQ/dt सिर्फ और सिर्फ अर्थ के लिए निकालना है तो क्या करें? बोलो, अगर रेडियंट एनर्जी सिर्फ और सिर्फ अर्थ के लिए निकालनी हो तो क्या करा जाए? क्या लग रहा है भाई? पूरे ऑर्बिट में जो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है वो सोलर कांस्टेंट है S। और अगर अब मुझे सिर्फ एनर्जी पर सेकंड निकालनी है तो क्या करेंगे? सोलर कांस्टेंट को सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ अर्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बताओ, एरिया ऑफ अर्थ से मल्टीप्लाई करने के लिए कितने एरिया से मल्टीप्लाई करें? पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। बताइए, पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या लग रहा है? एक चीज सोचो, ये तुम्हारे पास अर्थ है और इसके ऊपर इस तरीके से रेडिएशन आ रहा है। अगर इस तरीके से रेडिएशन इसके ऊपर आ रहा है तो आप मुझे बताओ इफेक्टिव क्या है, डिस्क वाला एरिया या कर्व सरफेस एरिया? बोलो भाई, अगर इस तरीके से अर्थ के ऊपर रेडिएशन आ रहा है तो इफेक्टिव एरिया कौन काम आएगा, डिस्क वाला या कर्व? डिस्क ही तो काम आएगा। क्यों भाई? या अगर ऊपर के सरफेस को कोन बना दूं तो क्या ज्यादा रेडिएशन आ जाएगा अर्थ के पास? बोलो, अगर अर्थ का सरफेस ऐसा कर दिया जाए तो क्या रेडिएशन पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पर हम सोलर कांस्टेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 4 पाई इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, सॉरी पाई आर ई स्क्वायर, 4 नहीं, पाई आर ई स्क्वायर। समझ में आया भाई सब लोगों को? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है ना? चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है।